सो हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है। अब एज पर योर असम हाई सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल का जो वेबसाइट है उसमें जो नया सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इस पे आपका 9 मार्क्स दिया हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली दो चैप्टर्स हैं। एक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स और एक हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर्स मिला के 9 मार्क्स है। ठीक है। अच्छा, आप अगर आज ये वीडियो देख रहे हैं तो मतलब ये वीडियो आप ज्यादा लंबा नहीं होगा, मगर आप जितना पूरा वीडियो देखने का कोशिश कीजिए टिल चार्ज, मतलब चार्ज। आज की वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि चार्ज क्या है। ठीक है, चार्ज के बारे में जो कुछ चीजें हम लोग को बोर्ड लेवल में चाहिए, जेई लेवल में चाहिए, नीट लेवल में चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये सिलेबस भी यहाँ पे दिया हुआ है जो फर्स्ट चैप्टर का जो है एज पर काउंसिल सिलेबस। ठीक है, ये जो चीजें मैं समझा रहा हूँ, ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बट द थिंग इज आपको सिर्फ डायरेक्ट नोट्स से चीजें समझने में उतना ईजी नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप वीडियो को अच्छे से देखिए, ज्यादा लंबा नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन जिस भी तरह का आ गया। अभी काउंसिल में जो क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं बट कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, तो वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है वो सारी चीजें भी हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है, अगर आप चैप्टर देखें एनसीईआरटी में, ठीक है, तो जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आप देखेंगे तो वहां पे जो कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशन, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज से बिहेवियर से रिलेटेड कुछ कॉमन चीजें जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, स्टैटिक चार्ज से रिलेटेड ये वर्ड यहाँ पे इस चैप्टर में बार बार आएगा, स्टैटिक चार्ज। ठीक है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, स्टेशनरी चार्ज। तो क्या क्या मतलब ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया हुआ है कि ऑल ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग ए स्पार्क और हियरिंग ए क्रैकल व्हेन वी टेक ऑफ आवर सिंथेटिक क्लोथ्स और स्वेटर, पर्टिकुलरली इन ड्राई वेदर। दिस इज ऑलमोस्ट इनएविटेबल विद लेडीज गारमेंट्स लाइक पॉलिस्टर साड़ी। ठीक है, तो ये जो कपड़ों में क्रक करके साउंड आता है, ठीक है, तो ये किस लिए आता है? ठीक है, तो वो एक सवाल पूछा गया। ठीक है, अब इसका जो रीजन है, रीजन यहां पे दिया, इसी पेज में दिया हुआ है। द रीजन फॉर दीज एक्सपीरियंसेस इज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू आवर बॉडी विच वेर एक्यूमुलेटेड ड्यू टू रबिंग ऑफ इंसुलेटिंग सरफेस। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक बस की सीट पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और आप यहां पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और उठते समय आप सरफेस को ऐसे रब करके, सीट में रब होके आप यहाँ पे खड़े होते हैं, और यहाँ पे एक आयरन का पोल है। ठीक है, बस में आयरन का जो पोल है उसको आप पकड़ लेते हैं। तो जब पकड़ेंगे ना तो आपको एक झटका जैसा लगेगा। ठीक है, शॉक एक लगेगा। ठीक है, तो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? मतलब होता क्या है, जो चार्ज यहाँ पे जब फ्रिक्शन, आप जब सीट में से मतलब खसक के रब करके खड़े होते हैं ना, तो ये जो आपके कपड़ों और सीट के बीच में जो फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन की वजह से आपके बॉडी में चार्ज चला गया। ठीक है, और वो जो चार्ज है वो, ये जो रॉड है, रॉड को जैसे आपने टच किया तो चार्ज वो रॉड के थ्रू ग्राउंड में चला गया। ठीक है, सो एक करंट, चार्ज जब फ्लो करेगा तो करंट होगा। ठीक है, तो वो करंट का झटका आपको लगता है। ठीक है, अब ये हुआ क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में स्टैटिक चार्ज आ गया था। तो ये चीज फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में ये चीज दिया हुआ है। अब यही चीज इस बार जो 2023 का जो पेपर था उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वी हियर ए क्रैकल व्हेन वी टेक ऑफ आवर सिंथेटिक क्लोथ्स और स्वेटर, पर्टिकुलरली इन ड्राई सीजन। इट हैपेंस बिकॉज ऑफ, यहां पे आंसर होगा स्टैटिक चार्ज या चार्जेस। ठीक है,
सो दिस वाज द क्वेश्चन एंड ये उसका आंसर हो गया। ठीक है, मतलब इससे हमको ये सबक मिलता है कि एनसीईआरटी में, ठीक है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है किसी भी चैप्टर का, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इनफैक्ट एनसीईआरटी में आप कुछ भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को इग्नोर करते हैं, वो भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, अब इस बार तो 2023 में ये चीज पूछ लिया, बाकी कुछ और भी एग्जांपल्स तो यहाँ पे दिए हुए हैं, तो वो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है। ठीक है, क्या हो गया पहला एग्जांपल, कॉमन ऑब्जर्वेशन ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज, अच्छा, बेस्ट होगा कि आप जो ये क्लास है वो क्लास आप किस तरह से देखिए। मतलब मान लीजिए कि टीचर, मैं आपका क्लास ले रहा हूं और आप क्लास में बैठे हुए हैं, तो आप नोटबुक लेके बैठेंगे। ठीक है, आप नोटबुक में नोट्स बनाएंगे। ठीक है, चीजों को समझेंगे, वीडियो को। अब यहाँ पे एडवांटेज क्या है, कुछ चीज समझ में नहीं है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पीछे आ सकते हैं, फिर वीडियो को प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन पेपर लेके बैठना है, मतलब लिखना है, समझ समझ के लिखना है, जस्ट कॉपी नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या दिया हुआ है, सीइंग स्पार्क। ठीक है, स्पार्क, कब स्पार्क ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, और हियरिंग ए क्रैकल when we take off our synthetic clothes or sweater। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन lightning, जब बिजली कड़कती है। ठीक है, सेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक either while opening the door of a car or holding the iron bar of a bus after sliding from our seat। तो ये तीन ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, स्टैटिक चार्ज के ऑब्जर्वेशन नंबर, तीनों ऑब्जर्वेशन एनसीईआरटी में है। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 इस बार पूछा गया है, 2023 में आ चुका है, हो सकता है इनमें से कोई 2024 में आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब कहां पे हम लोग स्टैटिक चार्ज ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये जो फर्स्ट पैरा जो एंड होता है ना, इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पैरा, तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस। ठीक है, अब हम देखिए पढ़ना कैसे है। अब ये सेंटेंस तो एनसीईआरटी में दे दिया, ठीक है, बट समझना क्या है यहां पे, देखिए समझना ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये जो वर्ड है ना, दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। एक हो गया इलेक्ट्रो और एक हो गया स्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज, और स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग ग्रेविटेशन में जाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए, ग्रेविटेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे कि सपोज कर लो कि एक मास है, ठीक है, मास m है। ठीक है, तो इसके सराउंडिंग स्पेस में ग्रेविटेशन फील्ड होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, अच्छा, और एक बात, छोटी सी बातें बताता हूं। जैसे वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कुछ चीज आपको अच्छी नहीं भी लग रही होगी, कि मतलब अगर आपको लगता है कि ऐसा हो तो अच्छा होता, प्रेजेंटेशन ऐसा होता तो अच्छा होता, मतलब आपके बेनिफिट में आप लोग क्या चेंजेस चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, मतलब हमारा गोल, मतलब आपका और मेरा गोल यही है कि फिजिक्स में आप होना है। ठीक है, मतलब 60+ तो हमको एम करना ही है। ठीक है, खराब सिचुएशन में भी 60+ तो हमको एम करना ही है। ठीक है, तो मास के सराउंडिंग स्पेस में ग्रेविटेशन फील होता है। अब जिनको ये चीज समझ में नहीं आया है, उनको ये चीज दूसरे के एंगल से बता रहा हूं। जैसे अर्थ है, अर्थ, तो अर्थ के सराउंडिंग स्पेस में अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड नहीं होता क्या? यहाँ पे कोई भी मास होगा तो वो मास अर्थ की तरफ गिरता है। ठीक है, मगर स्पेस में अगर कोई मास है तो वो तो अर्थ की तरफ नहीं आएगा ना। ठीक है, क्योंकि वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर है। तो वैसे ही मास अगर है, मतलब मास होगा तो मास के सराउंडिंग स्पेस में ग्रेविटेशन फील्ड होगा। उस फील्ड में अगर कोई दूसरा मास होगा m, तो वो मास फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, और दिस फोर्स वाज गिवन बाय g m बाय, अगर ये डिस्टेंस अगर कुछ स्मॉल r ले ले तो r स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हमको ये चीज पता है कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ऐसा कोई फोर्स होता है तो उस फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स। कॉन्सेप्ट ऐसा पढ़ेंगे कि इसका कोई तोड़ नहीं होगा, मतलब ठीक है, मतलब बेस्ट वे में पढ़ने वाले हैं। कंजर्वेटिव फोर्स, अब ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, मतलब अगर फोर्स पोजीशन पे डिपेंड करता है, यहां पे देखिए फोर्स पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो फोर्स अगर पोजीशन पे डिपेंड करता है ना, तो वैसे फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है?
इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ओवर क्लोज लूप क्या होता है? बिग जीरो, अंडा। ठीक है, अच्छा कंजर्वेटिव फोर्स, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसके लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो काफी इंटरेस्टिंग चीज आया कि मतलब फील्ड, ग्रेविटेशन फील्ड से फोर्स आया, फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी आया, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी से पोटेंशियल आया। ठीक है, यही चीज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ने वाले हैं। यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, वहां से हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स, कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो फोर्स है ये भी कंजर्वेटिव होगा, तो इसके लिए हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा तो पोटेंशियल होगा। तो मतलब हम लोग पढ़ने वाले हैं EF, ठीक है, बच्चे लोग पढ़ते हैं ना ABCD, हम लोग ABCD पढ़ चुके हैं, हम लोग उस्ताद हो चुके हैं यार। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं EFUV, मतलब फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैसे कैसे चीजों के लिए? फॉर चार्ज एट रेस्ट। तो इसीलिए बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड का मतलब। ठीक है, देखो डेफिनेशन तो हम लोग रट लेंगे, मगर चीजों को अगर समझ लिया तो कभी भूलने नहीं वाले, है कि नहीं? अच्छा, अब जो ये जो इलेक्ट्रो वर्ड है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रो वर्ड, वो मतलब ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से आया है। अब ये ELEK है, ठीक है, ELEK, TRON, इसका मतलब क्या होता है? एम्बर। एम्बर मतलब एक तरह का पत्थर होता है, ठीक है, एम्बर, एम्बर इज अ टाइप ऑफ स्टोन। अब ये जो स्टोन है ग्रीस में लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि ये जब मतलब किसी दूसरे सरफेस से रब करते हैं तो इसमें कुछ स्टैटिक चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक बिहेवियर, इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, अच्छा अब बात हुई तो मेनी सच पेयर्स ऑफ मटेरियल्स वर नोन which on rubbing could attract light objects like straw, pithballs, bits of paper। ये चीज आप लोगों ने भी, ये मतलब ग्रीस में लोगों ने ऑब्जर्व किया है, हम लोगों ने भी ऑब्जर्व किया है। जब प्लास्टिक स्केल है उसको बालों में ऐसे रब करके, ड्राई हेयर में रब करके, अगर हम लोग वो बिट्स कागज के टुकड़े के पास ले आते हैं तो प्लास्टिक का स्केल में कागज के टुकड़े चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ये दिस इज ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस। अगर कोई पूछता है क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम लोग कुछ और ऑब्जर्वेशंस के ऊपर। ठीक है, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस है? जैसे यहां पे दिया हुआ है कि इफ टू ग्लास रॉड्स रब विद वुल और सिल्क क्लॉथ्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर दे रिपेल ईच अदर। ठीक है, मतलब ग्लास रॉड अगर है ना, उसको हम लोगों ने रब किया है सिल्क क्लॉथ या वुल क्लॉथ के साथ, तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में जो आपके एनसीईआरटी में थी, एनसीईआरटी से लिया है मैंने, तो ग्लास रॉड में दिखा रहा है कि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो दोनों रॉड में सेम टाइप ऑफ चार्ज आ रहा है। मतलब अब देखो, अब यहाँ पे चार्ज का कॉन्सेप्ट सपोज कर लो हमको नहीं मालूम है, मगर एक चीज तो हमको पता है कि दो ग्लास रॉड सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल को हम लोगों ने वूल या सिल्क के साथ रब किया है। ठीक है, दो ग्लास रॉड को वूल या सिल्क के साथ रब किया है, तो मटेरियल तो सेम है, तो जब रब करेंगे तो उनमें जो प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा वो भी तो सेम प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा। तो सेम प्रॉपर्टी एक्वायर करने के बाद जब हम लोग पास ला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे और एक जो एग्जांपल दिया हुआ है, ये प्लास्टिक रॉड का दिया हुआ है, तो प्लास्टिक रॉड को भी हम लोगों ने रब किया, तो यहाँ पे प्लास्टिक रॉड का डायग्राम में दिया है नेगेटिव चार्ज है। मान लो कि हमको नेगेटिव चार्ज क्या है वो अभी हमको मालूम नहीं है, बट प्लास्टिक रॉड भी तो, दोनों प्लास्टिक रॉड तो आइडेंटिकल रॉड है, उसको जब हम लोगों ने सिल्क क्लॉथ या वूल क्लॉथ के साथ रब किया है, ठीक है, रब कर दिया ऐसे, फिर पास ला रहे हैं, फिर रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो मतलब एक जैसी चीजें आप आपस में रिपेल कर रही है, बट जो ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड, जो हम लोग ने ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड को अलग अलग रब किया था, अब उनको जब पास ला रहा हो तो अट्रैक्ट हो रहा है। हे भगवान, ये तो अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या है, एक जैसी चीजें, ग्लास रॉड रिपल्शन, प्लास्टिक रॉड रिपल्शन, बट ग्लास रॉड प्लास्टिक रॉड अट्रैक्शन। ठीक है, मतलब अलग अलग तरह की चीजें अट्रैक्ट कर रही है, बट एक तरह की चीजें रिपेल कर रही है। ठीक है, मतलब दया कुछ तो गड़बड़ है। ओके,
अच्छा, तो यहाँ पे क्या दिया, ग्लास रॉड एंड वूल अट्रैक्ट ईच अदर, ग्लास रॉड वूल को भी अट्रैक्ट कर रहा है जिसके साथ रब किया था, ठीक है। अच्छा, टू प्लास्टिक रॉड रब विद कैट्स फर रिपेल ईच अदर बट अट्रैक्टेड द फर, ओके। अच्छा, अब जिसके साथ रब किया उसको अट्रैक्ट कर रहा है बट आपस में लोग रिपेल कर रहे हैं, ओके। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इफ प्लास्टिक रॉड रब विद फर इज मेड टू टच टू स्मॉल पिट बॉल्स सस्पेंडेड बाय सिल्क देन द बॉल्स रिपेल्स ईच अदर, मतलब जैसे दो पिच बॉल है ऐसे रब एक साथ लटका के रखा है, ठीक है। अब प्लास्टिक रॉड को जब इसके साथ और इसके साथ जब टच किया तो प्लास्टिक रॉड ने दोनों पिच बॉल्स में कुछ ऐसा कर दिया कि अब पिच बॉल्स दूर चले गए, रिपल्शन हो रहा है, ठीक है। तो पिच बॉल टच विद ग्लास रॉड अट्रैक्ट अनदर पिच बॉल टच विद प्लास्टिक रॉड, मतलब कि अगर एक पिच बॉल को हम लोगों ने ग्लास के साथ, ग्लास रॉड के साथ टच किया, दूसरे को हम लोगों ने प्लास्टिक के साथ टच किया, तब इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तब इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। बट दोनों पिच बॉल को हम लोग ग्लास रॉड के साथ टच करा रहे हैं, ठीक है। तो ग्लास रॉड ने एक पिच बॉल को जो चीज दिया दूसरे को भी वही चीज दिया, अब वो रिपेल कर रहा है। बट ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड ने पिच बॉल्स को, अलग अलग पिच बॉल्स को अलग अलग चीजें दी, अब वो अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो अब इतना सारे इशारे, बार बार इशारा करते करते हम लोग एक चीज को समझ गए कि लाइक चार्जेस रिपेल, ठीक है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक है। ये चीजें हम लोगों ने ऑब्जर्व की, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अच्छा, और ये चीज हमने ऑब्जर्व की, चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम रॉड टू द पिच बॉल्स। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफर कर सकते हैं, टच करने पे बॉल में चला गया, पिच बॉल में चला गया, अब पिच बॉल आपस में रिपल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए, मतलब अभी हम लोग वो चार्ज क्या है, चार्ज का कॉन्सेप्ट कहां से आया, ठीक है, वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, यहां पे एक और चीज है, देखो कि चार्जेस एक्वायर्ड आफ्टर रबिंग आर लॉस्ट व्हेन चार्ज बॉडीज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस, इट जस्ट, ये भी एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी से मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन बैंक में है कि charges acquired after rubbing are lost when charge bodies are brought in contact. What can you conclude from these observations? ये क्वेश्चन बना दिया हमारे जो क्वेश्चन बैंक काउंसिल का जो क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। आजकल प्रिंट नहीं होता है, पहले 4 साल 5 साल पहले प्रिंट हुआ था, तो उसमें एक क्वेश्चन था कि इससे क्या, इसका आंसर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। It just tells us that unlike charges acquired by objects neutralize or nullify each other's effect. ठीक है, आप इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। जो एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दिया हुआ है, अब हम काफी लोग बोलते हैं एनसीईआरटी में स्टेटमेंट जो होता है थोड़ा टफ होते हैं, ठीक है, मगर अब आपको समझ जाए तो देख, ज्यादातर लोगों को चीज टफ लगती है, ठीक है। 100 लोग पढ़ रहे हैं, 100 में से 90 लोगों को टफ लगती है, ठीक है। इन 90 में से सपोज कर लीजिए, मान लीजिए 50 बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं सिर्फ मेरे सीखो फिजिक्स, मतलब अच्छे सोर्स, ठीक है। तो ये जो 50 बच्चे हैं वो बाकी तो 40 बच्चों से आगे चले आएंगे ना, तो आपको चीज समझनी है, हार नहीं मानना। एनसीईआरटी टफ है, नहीं पढ़ेंगे ना, ठीक है। अब देखिए इसमें किसका मतलब क्या है। अब मान लीजिए कि ए एक ऑब्जेक्ट है और बी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इन दोनों को हम लोगों ने आपस में रब किया, तो रब करने के बाद ए में ये ए डैश हो गया और ये बी डबल डैश हो गया, मान लेते हैं। अभी मैं पॉजिटिव नेगेटिव में कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि रब करने के बाद ए नहीं रहा, ठीक है, ए डैश हो गया और बी डबल डैश हो गया, कुछ दूसरा हो गया। क्यों दूसरा हो गया, क्योंकि वो तो अब चीजों को अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, तो पहले तो ऐसा नहीं होता था, तो उसने अपना क्वालिटी चेंज कर दिया, तो हमने उसका नाम चेंज कर दिया इसीलिए। अच्छा, अब ये दोनों जो चीजें हैं ना, ए और बी, अब अगर इनको आपस में लेके आओगे ना पास, तो ये अट्रैक्शन शो करता है, ठीक है। ए और बी को हम लोगों ने रब किया था, अब उनको रब करने के बाद जब पास में लेके आएंगे तो यहां पे इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, ठीक है। पहले नहीं हो रहा था, मतलब ए और बी के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, बट ए और बी को जब रब कर दोगे ना, ठीक है, ए और बी को ऐसे रब कर दोगे, ए मटेरियल बी मटेरियल को रब करने के बाद जब पास में लेके आते हैं तो देयर इज अट्रैक्शन। अच्छा, बट ए और बी को, ये जो ए डैश बी डैश है, ए डैश और बी डैश, ठीक है, ये ए डैश और बी डैश को अगर आप कांटेक्ट में लेके आते हो, ठीक है, ए डैश बी डैश जो है इनको आप टच कर देते हो,
छुआ दिया। अब क्या होता है, अब ये ना इन्होंने जो प्रॉपर्टी पहले एक्वायर की थी ना, मतलब अट्रैक्शन वाली, वो प्रॉपर्टी इन्होंने लूज कर दी। ठीक है, तो अब देखो, चार्ज को अगर हम एक नंबर दे, ठीक है, चार्ज को एक नंबर दे, तो इस तो मान लो कि इसको मैंने दे दिया +2, तो इसका मतलब इसको दे दिया मैंने -2। तो जब ये +2 और -2 मिलके क्या होता है, टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 0। ठीक है, तो मतलब क्या है, जब ये बॉडी रब किए थे ना, तो चार्ज एक्वायर किए थे, मगर चार्ज ऐसा एक्वायर किया था कि एक में पॉजिटिव चार्ज आया, इसलिए हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। ठीक है, हम लोग ऐसा कभी नहीं बोलते थे कि रब करने के बाद बोले ए डैश में जो प्रॉपर्टी है वो कुछ मतलब +p है, यहाँ पे +q है, ठीक है, या -q है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बोलना पड़ेगा, और उनका मैग्नीट्यूड सेम होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए देयरफॉर द चार्जेस वर नेम्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। किसने नाम दिया था? अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ये चीज आपको पूछ सकते हैं कि चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, तो आपको बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। आपको पूछ लिया चार्ज का नाम किसने किया, नामकरण किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन बाबू ने किया। ठीक है, ओके, सो यहां पे हम लोगों ने सीखा कि चार्ज पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है, लाइक चार्ज रिपेल करता है, और चार्ज को किसी दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट, चार्ज बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में ले आओगे तो चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे कन्वेंशन क्या है, चार्ज ऑन ग्लास रॉड और कैट्स फर इज कॉल्ड पॉजिटिव। ठीक है, एंड दैट ऑन प्लास्टिक रॉड और सिल्क इज टर्म्ड एज नेगेटिव। ये जस्ट एक कन्वेंशन है। हम लोग जो बोलते हैं ना कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है उसमें नेगेटिव चार्ज है, ये कन्वेंशन है। बट ये जो कन्वेंशन है ना, ये कन्वेंशन फॉलोड बाय एवरीवन। ठीक है, तो आप यहाँ पे कन्वेंशन को चेंज नहीं कर सकते। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, हम लोग जो बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 10⁻⁻19 कूलम, तो ये कन्वेंशन है। ठीक है, अब इसको आप अपने आप बोले ना, बोले मैं तो बहुत जिद्दी हूं, मैं किसी की बात नहीं सुनता, मैं इसको बोलूंगा +1.6 10⁻19 कूलम, वैसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब ये चीज क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो ग्लास रॉड को जब सिल्क के साथ रब किया था तो उसमें कौन सा चार्ज आया था? आंसर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। प्लास्टिक रॉड को जब सिल्क के साथ रब किया था उसमें कौन सा चार्ज आया था? आंसर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। ये क्वेश्चन सीबीएसई के एग्जाम में आ चुका है, हमारे एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा, फिर द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट्स द टू काइंड ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ चार्ज। हम लोग जो बोल रहे हैं ना पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव पोलैरिटी नेगेटिव पोलैरिटी, तो चार्ज के बीच में डिफरेंस क्यों आया? वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में है ना, तो उसी को बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्ज। ये भी डेफिनेशन एनसीईआरटी में है। पोलैरिटी ऑफ चार्ज का डेफिनेशन आ गया तो लिखना पड़ेगा, द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट्स द टू काइंड ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, तो ये इसका डायग्राम, दो डायग्राम यहाँ पे दिए हुए हैं एनसीईआरटी में आपके। ठीक है, देख लीजिएगा, ये एक डायग्राम दिया हुआ है, ये एक डायग्राम दिया हुआ है। तो बेसिकली इसमें है क्या? ठीक है, और मतलब करता क्या है और कैसे करता है? ठीक है, तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली ये डिवाइस है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। क्या करता है? ये करता है डिटेक्ट चार्ज ऑन ए बॉडी। ठीक है, चार्ज है कि नहीं है, ठीक है, और क्या कर सकता है? कंपेयर द चार्ज ऑन डिफरेंट बॉडीज। अलग अलग बॉडीज में चार्ज अगर है तो कम है चार्ज, ज्यादा चार्ज है, वो ये कंपेयर कर सकता है। कैसे करता है? ठीक है, तो यहां पे देखिए एक क्लोज बॉक्स है। ठीक है, अब ये जो क्लोज बॉक्स है ना, इसमें एक काम किया इन्होंने कि क्लोज बॉक्स को जो सामने से ग्लास है, ग्लास विंडो, मतलब इस साइड से आप सामने से आप देख सकते हैं कि अंदर क्या है। तो यहां पे एक रॉड है, ठीक है, मेटल का रॉड है, ये मेटल का नॉब है ऊपर एक, ठीक है, और तो ये रॉड जो है, ये रॉड मतलब रॉड ऐसा है कुछ, ऐसे जाके नीचे से ऐसे बेंड है, तो जो बेंड वाला पार्ट है ना, वहां पे क्या किया है? गोल्ड का लीफ, गोल्ड का फॉइल, उसको फोल्ड करके ऐसे रख दिया। ठीक है, ऊपर एक मेटल नॉब है। तो जब चार्ज बॉडी, कोई भी ये चार्ज बॉडी को है, चार्ज बॉडी को इस नॉब के साथ कांटेक्ट में लेके आ गए, तो चार्ज बॉडी में पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ ट्रांसफर हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज जब ट्रांसफर हो गया तो वो चार्ज नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे आके वो गोल्ड लीफ में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है
कि जब गोल्ड लीफ जो है, ये जो गोल्ड लीफ है, अब ये दोनों साइड अगर जब पॉजिटिव चार्ज चला गया, इधर भी गया ये भी गया, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये दोनों साइड है, ये दूसरे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपेल करेंगे तो लीफ जो है वो ऐसे डाइवर्स कर जाएगा। पहले अगर ऐसे था तो ऐसे चला गया, चार्ज तो हमको दिखता नहीं है ना, ठीक है, चार्ज हमको नहीं दिखता है, बट हमको ये तो दिखेगा कि लीफ ऐसे था और फिर ऐसे हो गया, तो ऐसे था तो ऐसे हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि इस साइड में और इस साइड में क्या हुआ, इन दोनों साइड्स में आपका सेम चार्ज चला गया, तो इसकी वजह से वहां पे रिपल्शन हुआ, ठीक है। अगर रिपल्शन हुआ तो हम लोग बोल देंगे कि हाँ भाई यहां तो चार्ज है, हम लोगों ने पता लगा लिया चार्ज है, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि आपने एक चार्ज बॉडी को लेके आए और लीफ पहले ऐसे था, ठीक है, और जब चार्ज बॉडी कांटेक्ट में लेके आए तो लीफ इतना हो गया, इतना डाइवर्स कर गया, ठीक है, और दूसरे बॉडी को लेके आए तो थोड़ा कम डाइवर्स किया। तो यहां पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि देखो यहां पे चार्ज जितना ज्यादा होगा रिपल्शन उतना ज्यादा होगा, चार्ज अगर कम हुआ, ठीक है, चार्ज अगर कम हुआ, यहाँ पे दो चार्ज ही गए तो रिपल्शन कम होगा, ठीक है। तो ये जो डाइवर्जेंस हो रहा है इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस, ठीक है, डाइवर्ज इसको बोलते हैं, डाइवर्ज कर रहा है, तो जितना ज्यादा डाइवर्जेंस होगा चार्ज उतना ही ज्यादा होगा, तो वहां से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि चार्ज कम है कि ज्यादा है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की कहानी, ओके। अच्छा आगे बढ़ते हैं, फिर एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट है उसके बाद चार्ज के बारे में, क्या है स्टेटमेंट देखिए, चार्ज ऑन बॉडी इज ऑलवेज ड्यू टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉट प्रोटॉन्स, ठीक है। तो अभी हम ये तो सीख रहे हैं कि चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, बॉडी चार्ज हो गया, चार्ज ट्रांसफर हो गया, ठीक है, बट ये हुआ किस लिए? बेसिकली देखिए जो एक एटम होता है, एटम का कहानी, एटम में न्यूट्रल एटम जो होता है, उस न्यूट्रल जो बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आपका न्यूक्लियस होता है ना, वहां पे आपका हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये जो प्रोटॉन बेचारा है उसका तो पॉजिटिव चार्ज है, और जो न्यूट्रॉन बेचारा है उसका जीरो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बाहर, ठीक है, बाहर क्या कहानी है? बाहर आपके इलेक्ट्रॉन बाबू घूम रहे हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन बाबू घूम रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव हो गया, ठीक है, ये कन्वेंशन है, बट इस कन्वेंशन के बेसिस पे ही पूरा फिजिक्स है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन हो गया उसका चार्ज हो गया -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, चार्ज का यूनिट कूलम है, और कुछ कुछ भी यूनिट है हम लोग सीखेंगे, बट कूलम तो आप लोगों ने सुना ही होगा नाम, जैसे शाहरुख खान का नाम राहुल या क्या नाम होता है ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज का जो यूनिट होता है कूलम, ठीक है। प्रोटॉन, कुछ कुछ जोक पसंद नहीं आएंगे आपको, बट बुरा नहीं मानना है। प्रोटॉन का जो चार्ज है वो हो गया +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए हम लोग मतलब एटम नॉर्मल केस में तो न्यूट्रल होता है, ठीक है। अच्छा अब मान लो कि एक एटम है उसमें 5 प्रोटॉन है, 5 न्यूट्रॉन है, और बाहर आपके 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा अब बात ये हुई ना कि ये जो एटम है ना, ये एटम में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो तो न्यूक्लियस के अंदर है, तो न्यूक्लियस के अंदर ना एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग होता है ना कि मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को इजीली हम लोग नहीं निकाल सकते, ऐसा नहीं निकाल नहीं सकते। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, जो न्यूक्लियर रिएक्शन में वहां पे तो निकलता ही है, हम लोग न्यूक्लियर चैप्टर में पढ़ेंगे, बट नॉर्मली मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आपने रफ किया और प्रोटॉन बुरा मान के निकल के चले आए, ठीक है, तो प्रोटॉन नहीं निकलता है। तो जब निकलना है तो कौन बाबू निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो इसको अगर किसी दूसरे मटेरियल के साथ रब किया, ठीक है, तो यहां से कुछ मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो पहले 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस कर रहे थे, बट अब क्या हो गया, 5 प्रोटॉन हो गया और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए। तो इसका मतलब अब क्या हो गया, यहाँ पे इसको 3 प्रोटॉन और 2 प्रोटॉन रखता हूं, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर रहे हैं, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, 2 प्रोटॉन का चार्ज, ठीक है। बट ये चार्ज
दिखने को लग रहा है कि चार्ज जो है वो तो प्रोटॉन की वजह से हो रहा है, बट प्रोटॉन की वजह से नहीं हो रहा है, वो चार्ज इसलिए हुआ क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। ठीक है, बट क्या वो प्रोटॉन लूज कर सकता था? वो प्रोटॉन लूज नहीं कर सकता था। ठीक है, अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन तो इससे लूज किया, तो इसके 2 पॉजिटिव चार्ज, हम लोगों ने बोल दिया कि इसका +2 चार्ज है, मतलब। ठीक है, अच्छा, अब जिसने गेन किया उसके तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो उसका -2 चार्ज हो गया, -2 इलेक्ट्रॉन चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये जो चार्ज हो रहा है ना, चार्ज किसकी वजह से हो रहा है? एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और दूसरे ने गेन किया। ठीक है, प्रोटॉन की वजह से नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज ड्यू टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर वीकली हेल्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे लिख देता हूं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर वीकली हेल्ड and protons are strongly held। ठीक है, protons are strongly held, so addition or removal of electron is easy। ठीक है, addition और removal of electron is easy। ठीक है, अच्छा, तो ये एक कहानी हो गया कि चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से क्यों होता है। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आया हो। ठीक है, अच्छा, अब चार्ज क्या है? चार्ज क्या है? जैसे मास है, मास की वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, चार्ज की वजह से बोल गया, बट चार्ज तो एक उस मैटर का प्रॉपर्टी हो गया कि नहीं? अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है ए और ये अगर चार्ज हो गया, ठीक है, ए प्लस हो गया, तो ये तो इसका प्रॉपर्टी है, तो इसलिए बोलते हैं चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। चार्ज की वजह से वो मैटर क्या एक्सपीरियंस कर सकता है? इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो ये चीजें, कुछ चीजें तो हम लोग फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं, मतलब चैप्टर 3 चैप्टर 4 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, चार्ज एक है, रेस्ट में है, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। वही चार्ज अगर मोशन में आ गया, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? चार्ज इन मोशन प्रोड्यूस करंट। ठीक है, करंट की वजह से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। कुछ कुछ चीजें आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ी होगी, करंट की वजह से। मैंने ओस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। ठीक है, करंट अगर फ्लो कर रहा है, उसके पास में मैग्नेटिक कंपास नीडल रखेंगे तो नीडल में डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, हम लोग ये चीज भी पढ़ेंगे कि एक्सेलरेटेड चार्जेस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सब चीजें बाद में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये वॉल्यूम 1 का लास्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली चीज कहानी हो गया कि चार्ज अगर है, ठीक है, चार्ज क्यू है, तो ये अगर रेस्ट में है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यही चार्ज अगर मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो ये करंट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और यही अगर एक्सेलरेटेड हो गया, नाराज हो गया, एक्सेलरेशन में आ गया, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कुछ साउंड इफेक्ट अगर बीच में आ रहा है, वो मतलब मेरे बेटे के वजह से आ रहा है, वो बीच बीच में कुछ कुछ साउंड निकाल रहा है। ठीक है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा, अब तो ये बेसिक चार्ज का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो मैं देख रहा था वीडियो, मतलब मैंने यही तक बनाया है, ज्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए करके। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग को आज पता चल गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरह से आता है, किस तरह से डेवलप होता है। ठीक है, चार्ज का अगर यूनिट पूछे, ठीक है, तो चार्ज जो है ना, चार्ज की प्रॉपर्टीज हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, बट कुछ चीजें आप लोग जान लीजिए। जैसे चार्ज है, तो चार्ज के जो यूनिट है, ठीक है, अलग अलग तरह का यूनिट है। तो एक तो हो गया कूलम, सी, ठीक है, एक हो गया आपका स्टैट कूलम। इसको फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तो चार्ज निकाला था, तो उनको भी तो रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, इसलिए उनके नाम पे है, फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। या फिर ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन बोलो, ईएसयू बोलो, स्टैट कूलम बोलो। ठीक है,
और एक यूनिट है 1 एप कूलम, जो कम यूज होता है, बट जान लो 1 एप कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम। ठीक है। फिर जो बैटरी वगैरह में होता है, जैसे mAh आप लोगों ने देखा हो ना, मोबाइल के बैटरी में लिखा आता है, तो वो एम्पियर आवर होता है। तो एम्पियर आवर वो होता है आपका 3600 कूलम, 3600 कूलम। ठीक है। और एक विद एम्पियर आवर 3600 कूलम क्यों बोल रहा हूं, करंट इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय टाइम। सो चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। ठीक है। चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, सॉरी आई इनटू टी। तो आई तो हो गया एम्पियर में और टाइम हो गया सेकंड में। अभी सेकंड की जगह पे अगर आवर लिख रहे हो तो आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600, तो 3600 कूलम। ठीक है। और एक हो गया 1 फैरेड, तो वो होता है 96500 कूलम। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो फैरेड है 1 फैरेड, ये मतलब चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट है, क्योंकि 96500 कूलम है। और ईएसयू, फ्रैंकलिन, ये सब हो गए सबसे छोटे यूनिट। ठीक है। तो ये चार्ज का यूनिट हो गया। चार्ज की प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो का जरूर फीडबैक मुझे दीजिएगा, सो दैट इसके आगे वाले वीडियो में और अच्छे बना सकूं कंटेंट वाइज। ठीक है। आज के लिए इतना ही।